Hello friends, welcome back to video series of artificial intelligence. My name is Mukesh Parapatre. Today we are going to discuss conceptual dependency in artificial intelligence. It's another topic of structural knowledge representations. So let's get started. So today's topic is conceptual dependency in artificial intelligence. It's another technique of structural knowledge representations like semantic network and frame representations. जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर में सेमांटिक नेटवर्क एंड फ्रेम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था. इन रिप्रेजेंटेशन टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस है और ड्रॉबैक्स है. जैसे कि सेमांटिक नेटवर्क एंड फ्रेम रिप्रेजेंटेशंस इन्फेरेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करता है. यूजिंग द सेमांटिक नेटवर्क एंड फ्रेम रिप्रेजेंटेशंस यू कैन नॉट जनरेट अ न्यू नॉलेज यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज. मतलब हमारे पास में जो नॉलेज है उसका यूज करते हुए आप नए नॉलेज को जनरेट नहीं कर सकते थे फ्रेम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के अंदर में और सिमेंटिक नेटवर्क टेक्निक के अंदर में. फ्रेम रिप्रेजेंटेशन एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें आप नेटवर्क का यूज करते हुए और फ्रेम का यूज करते हुए आप अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते थे. बट हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज करते हुए हम कुछ नया नॉलेज जनरेट नहीं कर सकते यूजिंग फ्रेम एंड सिमेंटिक नेटवर्क. तो उसके लिए हमें नई रिप्रेजेंटेशन टेक्निक की जरूरत पड़ी जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट्स स्टार्ट. Conceptual dependency is a theory of natural language processing which mainly deals with the representations of semantic of language. So conceptual dependency क्या है? ये क्या करता है, एक आपका जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है. मतलब कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी ओनली रिप्रेजेंट द सिमेंटिक ऑफ अ लैंग्वेज. मतलब जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के सिमेंटिक्स को रिप्रेजेंट करता है. सिमेंटिक मतलब मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट. So, conceptual dependency theory was developed by Shank in 1973 to 1975 to represent the meaning of natural language sentences. मतलब जो भी statements है वो statements को represent करने के लिए हम conceptual dependency का use करते हैं, जो कि शैंक ने develop किया था 1973 to 1975. एक्चुअली 1975 के आसपास में शैंक ने और एक थ्योरी का प्रपोज किया है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, जो कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं. इट हेल्प्स इन ड्राइंग द इन्फेरेंस. मतलब इस रिप्रेजेंटेशन टेक्निक का यूज करते हुए आप जो स्टेटमेंट या फिर जो भी फैक्ट्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और वो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के थ्रू आप कोई इन्फेरेंस मैकेनिज्म निकाल सकते हो और कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज. मतलब आपके पास में किसी भी तरीके की लैंग्वेज हो, एम्बिगुअस लैंग्वेज हो, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप मतलब ये रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के थ्रू आप उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज है. Conceptual dependency represent the sentences is not built using the word in the sentences, rather built using the conceptual primitives which gives the intended meaning of the words. मतलब जो हमारे पास में sentences के अंदर में जो words होते हैं उसका use ना करते हुए क्या होता है conceptual dependency में, यहाँ पे primitives का use होता है और वो primitives के according आपके sentences में जो word है उसका क्या meaning होगा उसको हम represent करते हैं. मतलब conceptual dependency में जो भी words use होते हैं उसके मीनिंग को हम यहाँ पे प्रिजर्व करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. द मेन मोटिवेशंस ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी इज गिवन बिलो. टू कंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज. मतलब हम जो नेचुरल लैंग्वेज यूज कर पाते हैं वो प्रॉपरली कंप्यूटर मशीन्स के अंदर में रिप्रेजेंट कर पाए. मतलब हम जो भी नेचुरल लैंग्वेज का यूज करते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम उसको समझ पाए, उसको मतलब जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाए आपके कंप्यूटर्स मशीन्स के अंदर में. To make the inferences from the statements and also to identify the conditions in which two sentences can have a similar meaning. कभी कभार हो सकता है कि हमारे पास में जो सेंटेंसेस है, कोई अगर एक सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हो. तो हो सकता है कि वो सेंटेंस का मीनिंग और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस का मीनिंग सेम हो सकता है. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को ना रिप्रेजेंट करते हुए ओनली अगर उसका मीनिंग को अगर मैं रिप्रेजेंट कर पाता हूँ तो वो तो काफी अच्छा होगा. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम ओनली मीनिंग को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. Okay, to provide the facilities for the system to take a part in dialogues and answer the questions.
To provide the necessary blank that sentences is one language can be easily translated into another language. So using that conceptual dependency representations, you can translate your meaning of one language into another language easily. To provide the means of representations which are language independent, मतलब जो भी हमारा representation होगा वो language independent होने वाला है. कंसेप्चुअल डिपेंडेंसीज प्रिमिटिव्स, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसीज के अंदर में यूज करते हैं हम प्रिमिटिव्स को, मतलब जो भी हमारे वर्ड्स का या फिर जो भी हमारे सेंटेंसेस का जो भी मीनिंग होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ प्रिमिटिव्स का यूज करते हैं. ठीक है, सो ऑफर अ सेट्स ऑफ 4 इक्वल एंड इंडिपेंडेंट प्रिमिटिव्स, और उसको हम बोलते हैं कंसेप्चुलाइजेशंस, मतलब जो भी हमारे सेंटेंसेस के अंदर में जो भी मीनिंग होगे उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट्स और कंसेप्चुलाइजेशंस. ओके, सो फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर में क्या होगा, एक तो एक एक्टर होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा और कुछ एक्शन उस स्टेटमेंट के अंदर में होगी. फॉर एग्जांपल आई गेव अ बुक टू अ मैन. ठीक है, आई गेव अ बुक टू अ मैन, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बुक किसी को दे रहा हूं, मतलब मैं बुक दे रहा हूं मैन को. तो यहाँ पे एक्शन जो था गेव का था, मैं किसको दे रहा हूं, मैन को दे रहा हूं. कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूं. सो एक सिंपल से स्टेटमेंट में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, वर्ड्स का यूज करते हुए हम वो स्टेटमेंट्स बना पा रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट का जो भी मीनिंग होगा, मतलब आई गेव अ बुक टू अ मैन, मतलब मैं अपनी बुक्स मैन को दे रहा हूं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग को अगर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसी प्रिमिटिव्स के थ्रू तो वो काफी अच्छा होगा. तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसीज के अंदर में मल्टीपल प्रिमिटिव्स आपको दिए हुए जिसका यूज करते हुए आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल एक्शन, ACT, मतलब ये एब्रीवेशंस है, ये प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं, ये प्रिमिटिव्स दिए हुए जिसका यूज करते हैं हम कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी. तो पहला है एक्शन, दिस इज द रियल वर्ड एक्शन, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था गेव, आई गेव अ बुक टू अ मैन. तो गेव वाला जो एग्जांपल है, गेव क्या है, ये एक्शन हो रहा है उस स्टेटमेंट के अंदर में, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक्शन के थ्रू. PPs, that is called as real world object, that is also called as picture producers, मतलब उस एग्जाम्पल के अंदर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट का यूज किया हुआ है. जैसे कि आई गेव अ बुक टू अ मैन, तो आई एक्टर है, मैन एक एक्टर है अगेन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बुक को मैन को दे रहा हूं, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो मैन हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो बुक हो गया, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पीपी. PA, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बुक के जो भी एट्रीब्यूट्स हो गए, जो ऑब्जेक्ट में इस एग्जांपल में हमने यूज किया था और बुक, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को हम लिखेंगे PA. AA, एट्रीब्यूट्स एज एट्रीब्यूट ऑफ एक्शंस, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे गिवन का, मतलब गिव का थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, गेव. ओके, तो हो सकता है कि जो मेरे एक्शंस है उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ AA से. फॉर एग्जाम्पल किस किस टाइम पे अगर मैं वो बुक्स किसी मैन को दे रहा हूँ, किसी पर्सन को दे रहा हूँ, तो उसका जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम T यूज कर सकते हैं. कहाँ पे दे रहा हूँ, किस पोजीशन पे दे रहा हूँ, किस लोकेशन पे दे रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोकेशन सेट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रिमिटिव्स हमारे पास में दिए हुए हैं. कुछ और भी प्रिमिटिव्स है जो कि काफी यूज होते हैं हमारे कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में, वो हम डिस्कस करते हैं. Conceptual dependency theory an example. For example, all actions are assumed to be reduced to one or more the primitives of actions. मतलब हमारे पास में जो भी सेंटेंसेस होंगे उसको हम रिड्यूस करेंगे इन प्रिमिटिव्स के, जो एक्शंस के प्रिमिटिव्स दिए हुए हम उसको रिमूव करें, रिप्लेस करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ट्रांसफर, ट्रांसफर अ रिलेशनशिप, दैट इज अ गिव. आई गेव अ बुक टू अ मैन, तो यहाँ पे एक्शन क्या था, गेव वाला, तो वो गेव की जगह पे मैं यूज करूंगा ए ट्रांस, मतलब आई ए ट्रांस बुक टू अ मैन. तो ए ट्रांस क्या हो गया, गिविंग, मतलब जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो गिव का एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ए ट्रांस से. पी ट्रांस, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल लोकेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल लोकेशन को चेंज करना है तो मैं पी ट्रांस का यूज करूंगा. प्रोपेल,
अप्लाई अ फिजिकल फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं बुक को उठाकर मैं किसी जगह पर सेंड करता हूँ या कहीं रखता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर एक्शन और फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोपेल लिखेंगे। ये सारे प्रिमिटिव्स गिवन है, ये सारे के सारे जो है ये प्रिमिटिव्स है जिसका यूज करके हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे और कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रिमिटिव्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक सारे जो भी प्रिमिटिव्स है वो सारे समझ लीजिए। मूव, मूव बॉडी अपार्ट फ्रॉम ओनर। ओके, फॉर एग्जांपल किक के समय में यूज होता है। प्रोपेल जैसे मैंने आपको बताया, पुश के लिए यूज होता है। ग्राब्स, ग्रैब एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्टर, जिसको हम ग्रैब्स भी बोलते हैं। मतलब कभी कभी कुछ नॉलेज को मुझे ग्रैब्स करना है तो उसके लिए मैं ग्रैब्स का यूज कर सकता हूँ। इनजेस्ट, फॉर एग्जांपल आई एट अ एग, फॉर एग्जांपल आई ईट अ बनाना, फॉर एग्जाम्पल आई ईट एप्पल। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एप्पल खाया, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो एप्पल जो ऑब्जेक्ट था मैं उसको अपने अंदर में खा चुका हूँ, मतलब मैंने पेट में खा चुका हूँ। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिमिटिव इंजेस्ट। इंजेस्ट एन ऑब्जेक्ट बाय एन एनिमल, मतलब ईट। ओके, एक्सपेल, एक्सपेल फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी, मतलब अगर मेरी बॉडी से अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्सपेल से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। एम ट्रांस, ट्रांसफर ऑफ मेंटल इंफॉर्मेशन, मतलब मैं अपनी, मेरे पास में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो किसी और को बताता हूं तो मैं उसके लिए प्रिमिटिव्स का यूज करूंगा एम ट्रांस। एम बिल्ड, मेंटली मेक अ न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब मैं अपने दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन बनाता हूं या फिर मैं कुछ सोचता हूं तो मैं इसको बोलूंगा एम बिल्ड। सो फॉर एग्जांपल डिसाइड। कॉन्क, कंसेप्चुलाइज द थिंक अबाउट एन आइडिया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो मतलब अगर मुझे कहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कहीं पे थिंकिंग करना है, तो मैं इसको यूज करूंगा CONC का कॉन्क। ओके, स्पीक, प्रोड्यूस अ साउंड, अगर मुझे बात करनी है तो आई कैन यूज स्पीक। अटेंड, फोकस अ सेंस ऑफ ऑर्गन, फोकस सेंस ऑफ ऑर्गन। सो अगर मुझे कहीं पे ध्यान दे के सुनना है तो उस समय मैं प्रिमिटिव का यूज करूंगा अटेंड। तो इन सभी प्रिमिटिव्स का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसेप्चुअल डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग। Okay, now let's take an example to understand the conceptual dependency problem. So we have an example, I gave a book to the man. ये एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल सा जनरल नेचुरल लैंग्वेज का स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है आई गेव अ बुक टू अ मैन। सो आई इज अ वन पर्सन एंड मैन इज अनदर पर्सन। gave is the action happening on this statement and book is an is a object and book is a object. So we will get the statement that is I gave a book to a man. तो इसको कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में यूजिंग प्रिमिटिव्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आई, एंड उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, बुक को, मैन को, बुक जो है वो मैन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, डबल एरो का यूज होगा। डबल एरो मतलब जो एक्टर है, एक्टर के साथ में एक्शन हो रहा है, एक्टर कौन है, आई, और वो क्या कर रहा है, बुक दे रहा है किसी और को, तो उसके लिए हम डबल एरो का यूज करते हैं। आई गेव व्हाट, सो वी हैव अ ऑब्जेक्ट दैट इज बुक। तो ये मैं क्या दे रहा हूँ, बुक दे रहा हूँ, और किसको दे रहा हूँ, मैं मैन को दे रहा हूँ। तो आई गेव अ बुक टू होम, मैन। तो ये क्या है, बुक किसको देना है हमें, मैन को देना है। तो उसकी रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म पे। सो दैट आर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स, मैं बुक दे रहा हूँ मैन को, तो आई, मतलब मेरे यहाँ, मेरे पास से बुक जा रही है किसको, मैन को। तो इस तरीके से हम कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट था, आई गेव अ बुक टू अ मैन। तो अगर इस टाइप के और कुछ सिमिलर स्टेटमेंट होते, जैसे कि आई गेव अ मैन अ बुक, द मैन गॉट द बुक फ्रॉम मी, द बुक वॉज गिवन टू मैन बाय मी। तो ये स्टेटमेंट, अगर आप तीनों स्टेटमेंट देखोगे, और ये चौथा स्टेटमेंट हमारा जो एग्जाम्पल है, आई गेव अ बुक टू द मैन, ये स्टेटमेंट के जो सिमेंटिक्स है, जो मीनिंग है, वो सेम सेम है। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होता है सिमेंटिक नेट में या फिर फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में, तो इसके लिए मुझे चारों स्टेटमेंट के लिए अलग अलग सिमेंटिक नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। बट इनका मीनिंग तो सेम है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस क्यों यूज करूँ। उससे अच्छा है कि मैं एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक यूज करूंगा जो कि होगा हमारा कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी। उसके थ्रू मैं इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, और इससे क्या हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें भले ही अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट हो गए, बट उन सभी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में ये जो सिंपल सा फंडा यूज होने वाला है। अगर आपके पास में कोई नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट है तो हम उसके मीनिंग को हम
रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे एरोज यूज हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि डबल एरो यूज हुआ है, उसके ऊपर में पी लिखा हुआ है। पी रिप्रेजेंट द टेंस, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पी रिप्रेजेंट किया हुआ है। बुक, बुक क्या हो रहा है, वो हम गिवन कर रहे हैं, क्योंकि हम बुक दे रहे हैं, तो ये क्या है, बुक, बुक की जो है, तो ये जो बुक है, बुक की डिपेंडेंसी है गिव पे, ठीक है। तो ये जो गिवन है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर, और हम बुक किसको दे रहे हैं, मैन को दे रहे हैं, तो आई एंड मैन के बीच में जो रिलेशनशिप्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंपल कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी का रिप्रेजेंटेशन होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जॉन एट द एग, ठीक है, जॉन क्या कर रहा है, एग खा रहा है, तो जॉन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जॉन डबल एरो विथ इंजेस्ट एंड एग, ठीक है। यहाँ पे इंजेस्ट जो दिया हुआ है, इंजेस्ट क्या है, इंजेस्ट मतलब यहाँ पे हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिखा था गेव, ठीक है, वो मेरा एक्शन था। यहाँ पे क्या एक्शन है, यहाँ पे ऐड, तो ऐड क्या है, अगर आप ऐड की जगह पे मैं कोई प्रिमिटिव यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में जो प्रिमिटिव्स बताई थी, प्रिमिटिव्स मतलब अगर हमें कुछ एड मतलब खाना है, ईट करना है, तो हम उसके लिए प्रिमिटिव यूज करते थे इंजेस्ट का, ठीक है। सो जॉन इज एन एक्टर ingest what egg and egg is what object, ठीक है। तो अब एग का और जॉन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो जो जॉन है वो एग खा रहा है, तो वो माउथ का यूज करेगा और वो अपने पेट में डालेगा। तो सिंपल सा उसका जो रिलेशनशिप होगा इंजेस्ट का, मतलब एट का जो रिलेशनशिप है माउथ टू इनसाइड, सो इसमें रिलेशनशिप क्या है, जॉन का, जॉन ही है, एक्टर जॉन ही है, तो जॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉन के माउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माउथ एंड इनसाइड द जॉन। तो इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अब यहाँ पे जो एरोज यूज हुए उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो इस टाइप के अगर सिंगल एरो है तो डायरेक्शन ऑफ डिपेंडेंसी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और जो एक्शन यूज हो रहा है उसके बीच में क्या डिपेंडेंसी है वो रिप्रेजेंट करता है। डबल एरो का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, द एजेंट वर्ब रिलेशनशिप, मतलब जो एक्टर है और जो एक्शन हो रहा है उसके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एरो का यूज करते हैं। पी रिप्रेजेंट द टेंस, मतलब आप देख सकते हो ये पास्ट टेंस के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे पी रिप्रेजेंट किया हुआ है। इनजस्ट अ प्रिमिटिव एक्ट ऑफ थेरी, तो हमने ये इंजेस्ट क्या है, ये एक हमारा प्रिमिटिव है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। इंजेस्ट मतलब अगर आपको खाना हो तो इसके लिए हम इंजेस्ट यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे एक के साथ एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओ लिखाया हुआ है। डी क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एक्शन, तो यहाँ पे जॉन क्या कर रहा था, एक को खा रहा था, जॉन एक को खा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एक टू जॉन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन के माउथ, जॉन ने क्या किया, एक को खाया। तो इस तरीके से हमने इसका रिप्रेजेंटेशन किया है यूजिंग कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, जॉन प्रिवेंटेड मैरी फ्रॉम गिविंग अ बुक टू अ बिल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन एक्टर्स है, जॉन, मैरी एंड बिल, बट एक्शन कौन कौन से है, प्रिवेंटेड एंड गिविंग अ बुक, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या यूज हो रहा है, बुक का, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्शंस है, प्रिवेंटेड एंड गिविंग, तो एक प्रिवेंट कर रहा है और एक तो एक बुक को दे रहा है, तो यहाँ पे दो एक्शन यूज हो रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हम ये स्टेटमेंट को स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैरी फ्रॉम गिविंग अ बुक टू बिल, मैरी गिविंग अ बुक टू बिल, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैरी ए ट्रांस का यूज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रांस, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हम ए ट्रांस प्रिमिटिव का यूज करते हैं। तो मैरी ए ट्रांस ऑफ व्हाट, बुक, सो बुक इज ऑब्जेक्ट, ओके। और वो बुक किसके पास से किसको जा रही है, मैरी के पास से बिल को जा रही है, सो दैट इज द रिलेशनशिप्स, ओके। नाउ कम टू द अनदर पार्ट, जॉन प्रिवेंटेड मैरी, तो अब मैरी को प्रिवेंट कौन कर रहा है, जॉन, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ ट्रिपल एरो, ठीक है। यहाँ जॉन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, सो उसके लिए प्रिवेंटेड के लिए क्या कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है, तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है डू, और ये जो स्टेटमेंट है वो पास्ट टेंस का है, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है पी, ओके। तो अगर कोई अगर इससे ज्यादा टेंसेस है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो अगर इस टाइप के टेंसेस हो गए तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पास्ट टेंस के लिए लिखेंगे हम पी, फ्यूचर टेंस के लिए लिखेंगे हम एफ, ट्रांजिशन है तो टी, कंटिन्यूइंग टेंसेस है तो के,
कंडीशनल है तो सी, नेगेटिव के लिए हम स्लैश यूज करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिवेंटेड है, जॉन प्रिवेंटेड मैरी, मतलब जॉन बोल रहा है कि जॉन मैरी को बोल रहा है कि बुक ना दो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल निगेशन। तो कंडीशनल निगेशन मतलब सी स्लैश, जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जॉन ने मैरी को प्रिवेंट किया हुआ है बिल को बुक देने से। ठीक है, सो आप देख सकते हो सी कंडीशनल एंड स्लैश नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, पी आई एल मतलब प्रेजेंट टेंस है तो उसके लिए हम लिखेंगे पी आई एल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे स्टेटमेंट जो भी नेचुरल लैंग्वेज के स्टेटमेंट होते हैं उसको आप कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो इसके कुछ सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं। ये सारे सिंटैक्स हम यूज करते हैं जब भी हम कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं। पीपी एक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो एक्शन कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट द एक्टर एक्ट्स। ठीक है, एक्टर कौन है, पीपी, और एक्ट्स मतलब एक्शंस। ओके, पीपी एंड पीए इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स। ये सारे के सारे जो प्रिमिटिव्स है ये आपको यूज होने वाले हैं जब भी हम कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे एग्जांपल्स बताता हूँ। जॉन रैन, ठीक है, जॉन क्या कर रहा है, वो भाग रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जॉन पी ट्रांस। पी ट्रांस मतलब क्या है, जॉन फिजिकल, जॉन जो है वो एक्टर है और उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वन पोजीशन वन लोकेशन से दूसरी जगह पे वो जा रहा है, मतलब रन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है प्रिमिटिव पी ट्रांस। पी ट्रांस जॉन डबल एरो पी ट्रांस, मतलब इससे क्या हुआ कि जॉन भाग रहा है और इसके लिए हमने यूज किया है पी ट्रांस। जॉन इज अ टॉल, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है जॉन इज अ हाइट ग्रेटर देन एवरेज, मतलब एवरेज हाइट से उसका हाइट जो है ज्यादा है जॉन का। जॉन इज अ डॉक्टर, तो जॉन इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो इज को रिप्रेजेंट किया हुआ है ट्रिपल एरो से, डबल यहाँ पे इज को रिप्रेजेंट किया हुआ है डबल एरो से विद ट्रिपल लाइन। अ नाइस बॉय, बॉय नाइस। ठीक है, तो नाइस क्या है, एक टाइप से एक्शन है, जो नाइस है वो एक वर्ब है, बॉय है। ठीक है, जॉन जॉन्स डॉग, ठीक है, जॉन्स डॉग, तो डॉग को किसका है, जॉन्स का है, तो इसके लिए सिंगल एरो यूज हुआ है। पोसेस बाय, तो ये पोसेस बाय एक प्रिमिटिव है जो हम यूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से सारे एग्जांपल्स है। John took the book from the Mary. John ate ice cream. John fertilized the field. The plant grew. Bill shot. John run yesterday. तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के बारे में समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में हम एक तो एक इन्फेरेंस मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज करके न्यू का नॉलेज को ड्रॉ कर सकते हो, न्यू का नॉलेज जनरेट कर सकते हो। प्लस सिमिलर मीनिंग के सेंटेंसेस है तो आप उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नेचुरल लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग द कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी प्रिमिटिव्स। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।